इस देश में अगर किसी के ऊपर आरोप है, जेल में बंद है, तो वो वोट नहीं डाल सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। इस तरीके के कानून इस देश में बनाए गए हैं। अभी अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है, लेकिन वो पंजाब की खंडूरी सीट से जीतकर संसद में पहुंचे, शपथ भी ले ली है और अब उनके समर्थन में, उसके समर्थन में आवाज भी उठने लगी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में कहा है कि वो 20 लाख लोगों ने उन्हें वोट किया है और 20 लाख लोगों की वो आवाज है, संसद में उन्हें भी आना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने खालिस्तानी अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग कर दी है, जिसके ऊपर बवाल मचा। राहुल गांधी चुप हैं, संविधान की दुहाई देने वाले सारे लोग चुप हैं। जयराम रमेश सफाई देने के लिए सामने आए और कह दिया कि बस ये उनका निजी बयान है। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आया और जो लोग संविधान की दुहाई देते थे, क्या एक खालिस्तानी को संसद में आना चाहिए और क्या जो संविधान की दुहाई देते हैं उन लोगों को इस तरह की रिहाई की मांग करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो इसका जिस पूरी समस्या का जो मूल कारण है जी, वो 1951 में नेहरू जी द्वारा बनाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। भारत में होमगार्ड बनने के लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और जेल के बाहर होना चाहिए। यानी जेल में बैठा हुआ व्यक्ति होमगार्ड भी नहीं बन सकता, चपरासी भी नहीं बन सकता, वोट भी नहीं डाल सकता, इलेक्शन एजेंट भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन चूंकि कानून 1951 वाला महाघटिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जेल में बैठा हुआ व्यक्ति सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है और जेल में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री भी बन सकता है। आप देख रहे हो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, जेल में है, फिर भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। इसका पूरी मूल कारण है वो घटिया कानून 1951 का। हमने इसको चैलेंज किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में, और हमने यही कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो जाए उनके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए और जो सजा याफ्ता हैं इनको पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी पे बैन होना चाहिए। ये घटिया कानून के कारण एक पंजाब से अमृतपाल चुन के सांसद बन गया, एक वहां से कश्मीर से इंजीनियर राशिद वो भी बन के आ चुका है। इसको बदलाव की जरूरत है। इस घटिया कानून के कारण बहुत सारे लोग जो सजा याफ्ता हैं, हजार करोड़ के भ्रष्टाचार में, वो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं। तो वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, चुनाव लड़ा सकते हैं। भ्रष्टाचारी जिसको जेल में होना चाहिए वो चुनाव तो नहीं लड़ सकता खुद, सजा याफ्ता व्यक्ति, लेकिन चुनाव लड़ा सकता है। और जिसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुका है, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, एनएसए लगा दिया, यूएपीए के चार्ज फ्रेम कर दिए, देशद्रोह का चार्ज फ्रेम कर दिया, उसको भी चुनाव लड़ने की परमिशन मिल रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ नक्सली, अलगाववादी, माओवादी, जिहादी या मजहबी उन्माद फैलाने वालों की जगह नहीं है। जब वो लोकतंत्र का मंदिर है तो वहाँ अच्छे लोग पहुँचने चाहिए, पढ़े लिखे लोग पहुँचने चाहिए, समझदार लोग पहुँचने चाहिए। लेकिन वहाँ पहुँच रहे हैं अमृतपाल जैसे लोग, इंजीनियर राशिद जैसे लोग, जो कोई खालिस्तानियों का समर्थक है, खालिस्तान की बात करता है, कोई जो है भारत को तोड़ने की बात करता है, अलग कश्मीर की बात करता है। ये ठीक नहीं है और मूल कारण है इसका 1951 का कानून। उसको बदलना जरूरी है। अब समय आ गया कि भारत में एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड बने और यूनिफॉर्म लेजिस्लेचर कोड बने। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जरा सोचो, आप चपरासी बनने के लिए भी टर्म्स कंडीशन सेट कर देते हो, हवलदार बनने के लिए भी आप टर्म्स कंडीशन सेट करते हो कि आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। इस सब के लिए नियमावली बन गई। चपरासी के लिए नियमावली, होमगार्ड के लिए नियमावली, टीचर बनने के लिए नियमावली, सबके लिए नियमावली। लेकिन सांसद विधायक बनने के लिए कोई नियमावली नहीं। तो नतीजा क्या हो रहा है? जो व्यक्ति होमगार्ड नहीं बन सकता वो होम मिनिस्टर बन सकता है, जो व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री बन सकता है, जो व्यक्ति क्लर्क नहीं बन सकता वो वित्त मंत्री बन सकता है। कितने सारे बिहार में इसके पहले एक आदमी भगोड़ा था, उसको पुलिस, उसके नॉन अवेलेबल वारंट चल रहा था और वो कानून मंत्री बन गया था। तो मतलब कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री बन रहे हैं, अनपढ़ अनाड़ी शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, जो होमगार्ड भी नहीं बनने लायक हैं वो होम मिनिस्टर बन रहे हैं। 10वीं 12वीं फेल जो आदमी चपरासी भी नहीं बन सकता वो डिप्टी सीएम बन जाता है। ये इसलिए चल रहा है कि भारत के कानून घटिया है, इनको बदलने की जरूरत है। संविधान कहता है भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आर्टिकल 324 कहता है। अरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब होगा जब नियम कानून अच्छा होगा, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, ऐसे लोग संसद में आएंगे जो संविधान को पढ़ सकें। ऐसे लोग संसद में पहुंच जा रहे हैं जिनको संविधान के प्रियम्बल नहीं पता। संसद में ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जिनको
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता। संसद में ऐसे ऐसे लोग पहुंच जा रहे हैं जिनको पूरा जनगण याद नहीं, ना उनको वंदे मातरम याद है। संसद के लोग ऐसे पहुंच जा रहे हैं, सांसद विधायक बन जा रहे हैं जिनको संविधान में क्या क्या लिखा उनको पता ही नहीं है, फिर भी बन जा रहे हैं। तो जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक बाकायदा एक एग्जाम होता है। इंजीनियर बनने के लिए भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, 12वीं करना है, फिर आपको जेई का एग्जाम देना है। आपको एनडीए सेना में जाना तो आपको एनडीए क्वालिफाई करना है। आपको वकील बनना है तो पहले क्लैट क्वालिफाई करना, तब आपको ला करना है, तब आप वकील बनेंगे। तो सांसद हर चीज के लिए पैमाने सेट हैं, हर चीज के लिए आपके एजुकेशन का सिस्टम सेट है, लेकिन राजनीति में जाने के लिए नहीं। आप अनपढ़ हैं तब भी जा सकते हैं। एक छोटा सी टिप्पणी मैं आपको जो आपकी राहुल गांधी के पर भी चाहूंगा इससे। जिस वक्त ये बयान संसद में दिया गया, राहुल गांधी उस वक्त वहां बैठे थे, मौन थे, लेकिन अगर कोई भड़कने भड़काने वाली बात आती है तो राहुल गांधी अपने सांसदों को कर देते हैं आगे। उन्माद की जो बात की आपने, वो उन्माद फैलाने के राहुल गांधी अपने सांसदों को आगे कर देते हैं कि चलिए आउल्ला करिए। लेकिन चन्नी के बयान पर वो कुछ नहीं बोले। क्या जो संविधान लाल रंग का वो लहराते हैं, शपथ के दौरान भी उन्होंने जो लहराया, उसके खिलाफ है या उसमें ऐसा कुछ है? नहीं, पार्लियामेंट में नहीं बोले तो समझ में आता है। पार्लियामेंट के बाहर आके भी उन्होंने चन्नी की निंदा नहीं किया। चन्नी को बोले ही नहीं, एक भी शब्द नहीं बोले। चन्नी को सस्पेंड नहीं किया, चन्नी को टर्मिनेट नहीं किया। मानसिकता क्या है ये कांग्रेस की, मैं वो समझना चाहता हूं। नहीं, कांग्रेस देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको जी। 1925 में आरएसएस बना था और आरएसएस को काउंटर करने के लिए 1926 में एक तबलीगी जमात बना था। हम लोग पीएफआई के बारे में सुनते हैं, एसडीपीएफआई के बारे में सुनते हैं, जमीयत के बारे में सुनते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में सुनते हैं। ये सारे तो टहनियां हैं, ये सारे पत्ते हैं। इनका बाप तबलीगी जमात ही है। तबलीगी जमात मेन पेड़ और तबलीगी जमात है जो 1926 में शुरू हुआ। पीएफआई वगैरह तो भारत को इस्लामाइज करना चाहते हैं ना। पीएफआई का जो एजेंडा है गजवा हिंद 2047 भारत को। तबलीगी जमात का एजेंडा है पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना। पीएफआई केवल भारत में काम करता है, तबलीगी जमात 150 देशों में काम करता है। और तबलीगी जमात के ऊपर खाड़ी देशों में बैन है, अरब में बैन है, दुबई में बैन है और कुवैत में बैन है। और तबलीगी जमात का जो हेडक्वार्टर है वो भारत के दिल्ली में है, दिल्ली के निजामुद्दीन में है। तो जैसे संघ से जुड़े लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, जैसे तबलीगी जमात के लोग सारे कांग्रेस के समर्थन करते हैं। आप कहते हैं ना कि बीजेपी का जब इलेक्शन आता है तो बीजेपी के लिए संघ के लोग काम करते हैं, आप लोग कई बार कहते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस का जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के लिए तबलीगी जमात काम करता है। और तबलीगी जमात में सब शामिल हैं, जितने भी भारत विरोधी संगठन हैं, भारत विरोधी, सबकी जड़ें वहीं आके मिली हुई हैं। वो तो खुलकर कहते हैं। मदनी साहब का बयान है कि 2024 के चुनाव ने बता दिया कि किस तरीके से, खुलकर बोलते हो तो इस बात को। लेकिन इस बात को हिंदू शायद खुलकर नहीं बोलता। वो खुलकर बोलते हैं हमारी सरकार जब आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। मैं क्यों हिंदू नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास तबलीगी जमात जैसा संगठन है जो दुनिया के 150 देशों में काम करता है। संघ से कई गुना बड़ा संगठन है वो। उसकी जड़ें दुनिया के 150 देशों में फैली हुई हैं और वो पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने पे लगा है। उसको लगता है तबलीगी जमात का जो एजेंडा है उसको लगता है कांग्रेस तो फुलफिल कर सकती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। इसलिए वो जितने भी भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, तबलीगी जमात उन सब का समर्थन करती है। वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनके साथ क्यों खड़ी नजर आती है? भाई, जब कांग्रेस तबलीगी जमात का समर्थन ले सकती है, कांग्रेस तबलीगी जमात के साथ खड़ी हो सकती है, कांग्रेस पीएफआई के साथ खड़ी हो सकती है, कांग्रेस एसडीपीएफआई के साथ खड़ी हो सकती है, कांग्रेस देवबंद के साथ खड़ी हो सकती है, कांग्रेस 1973 में पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एनजीओ तो कांग्रेस ने बनवाया था ना, इंदिरा गांधी ने, जो आज की डेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। यह तो एक एनजीओ बनवाया किसने? कांग्रेस ने 1973 में बनवाया था। कांग्रेस का एक महापाप आपको बताता हूं। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो सभी स्कूलों पे लागू होता था कि जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे वहां पे राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होगा। उसका मतलब ये हुआ कि जहां तक भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे वहां पे कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या किताब चलती है, ये सब ऑडिट होती रहेगी। 2012 में जमीयत उलमा हिंद और पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पे कांग्रेस ने 2012 में मदरसों को उससे बाहर निकाल दिया। तो आज की डेट में क्या हो रहा है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाने वाला है, कितने बच्चे आके पढ़ रहे हैं, इसका सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये नतीजा हो चुका है।
तो कांग्रेस को जब जब मौका मिला, कभी उसको वक्फ एक्ट बना दिया, कभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी अलीगढ़ को मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया, कभी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, 2004 में जाते जाते माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट आप बना अक्सर दिया। 55 काले कानून ठीक का है। जिक्र करते हैं। तो वो कांग्रेस की फितरत रही। कांग्रेस को जब जब मौका मिला उसने भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, और जो संगठन भारत को बर्बाद करना चाहते हैं उनको मजबूत करने का काम किया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर जो है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ज्यादा जाते हुए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि सारी चीजें सर ने बता दी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को अब समझने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुका है और संसद में भी अभी भी चुनावी मोड में कांग्रेस है। उसी एग्रेशन के साथ कांग्रेस को लग रहा है कि इसी एग्रेशन के साथ बीजेपी को मात दी जा सकती है या फिर सत्ता में आया जा सकता है। तो सबसे जरूरी है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को समझना। बाकी इस पूरी खबर चर्चा पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर में जरूर बताएं। नमस्कार।